हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सेल के बारे में देखा था, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में देखा था और उसके जो पावर यूज होती है उसके बारे में देखा था। तो देखो अब हम इक्विवेलेंट ऑफ सेल निकालना सीखेंगे। यदि सेल एक से ज़्यादा सेल को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है वो कैसे निकालेंगे, उसकी बात हम यहाँ इस वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ सेल में सबसे पहला केस लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, हम यहाँ पे जो सेल ले रहे हैं वो नॉन आइडियल सेल है, हर एक सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो देखो ये सेल है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ दिखा दिया, ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे सेल हैं जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा रखे हैं। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड हैं, ए और बी के अक्रॉस। ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E3 R3। ऐसे ही N सेल हैं तो EN है और RN। N सेल को सीरीज में लगा रखा है, हमें इनको हटा करके एक ही सेल लगाना है और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना है। इस सेल की जो ईएमएफ होगी वो E इक्वलेंट होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R इक्वलेंट होगा। तो देखो ये तो सिंपल केस है। हमने पहले बताया था कि एक ब्रांच की सारी बैटरीज को एक साथ लगा सकते हैं, सारे रेजिस्टेंस को एक साथ लगा सकते हैं। तो वही है, देखो यहाँ पे इस पूरे ब्रांच में जितनी बैटरी है उन सबको एक साथ लगा दिया। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये बात है कि सारी जो बैटरी है उनकी पोलरिटी मैंने सेम लिया है। देखो इस साइड से शुरू करें तो ये निगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे सारी इसी तरह से कनेक्टेड हैं, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यदि सारे ऐसे कनेक्टेड हैं तो जो ई इक्वलेंट आने वाला है यहाँ पे, ये जो ई इक्वलेंट आएगा ये एक्चुअल में आता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे EN तक। पर ध्यान रखना ये ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे सेम पोलरिटी से कनेक्टेड हैं। यदि किसी बैटरी को रिवर्स पोलरिटी से कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब इधर निगेटिव पॉजिटिव ना होकर के इधर पॉजिटिव आ जाए उधर निगेटिव आ जाए, बाकी सबका वैसे है, तो इस केस में उस सेल का जो ईएमएफ है उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। मतलब E2 को यदि उल्टा लगा रखा है तो बाकी सब तो पॉजिटिव है लेकिन E2 के साथ निगेटिव साइन आएगा। तो ये इक्वलेंट में हमें ध्यान रखना होता है। ये जो E1 E2 E3 हैं ये सब साइन के साथ लेने होते हैं। यदि सेम पोलरिटी से हैं तो पॉजिटिव लो और अपोजिट पोलरिटी से हैं तो निगेटिव लो। लेकिन ध्यान रखो जो फाइनल सेल बनेगा वो उस हिसाब से बनेगा जिस सेल का हमने ईएमएफ पॉजिटिव लिया है। मतलब यदि इस सेल का ईएमएफ हमने पॉजिटिव लिया है तो फाइनली जो इक्वलेंट आएगा वो इसी टाइप का आएगा, इसके अपोजिट पोलरिटी वाला जो हमने निगेटिव लिया था उसकी तरह नहीं आएगा। लेकिन ई इक्वलेंट निकालने पे मान लो पता चला कि ई इक्वलेंट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमने अपोजिट पोलरिटी जो ली थी उस हिसाब से बैटरी बनने वाली है। तो ये हो गया बैटरी का सीरीज इक्वलेंट का ईएमएफ निकालना। अब बात करते हैं आर इक्वलेंट। तो देखो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में तो आर इक्वलेंट आ जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे N रेजिस्टेंस है तो Rn तक आ जाएगा। और ध्यान रखना ई इक्वलेंट पे तो निगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है, लेकिन आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी को कैसी पोलरिटी से कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस की कोई पोलरिटी नहीं होती, बैटरी को चाहिए इस टाइप से कनेक्ट करो या इसके अपोजिट करके कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड ही होंगी। तो रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हो गया ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट। हम देखो इसमें नोट करके लिख भी लेते हैं। इफ एनी बैटरी या सेल इज कनेक्टेड with reverse polarity, then consider its EMF with negative sign.
उस बैटरी के जो ईएमएफ है उसको निगेटिव साइन के साथ लेना है, मतलब उसको माइनस करना है, ऐड नहीं करना है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लेते हैं। इफ एन सेल आइडेंटिकल सेल है, ध्यान रखना, एन सेल, या दोबारा से लिखता हूँ, इफ एन आइडेंटिकल सेल ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, आर कनेक्टेड in series such that M cell have reversed polarity, then E equivalent जो है वो होगा एन ई माइनस ट्वाइस ऑफ एम ई, और आर इक्वलेंट होगा एन आर। देखो ये क्या किया है हमने, यदि टोटल एन सेल हैं, आइडेंटिकल हैं, ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, जिसमें से एम सेल को हमने रिवर्स पोलरिटी से कनेक्ट कर दिया। तो देखो यदि सारे सेम से कनेक्टेड होते तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ऐसे एन टाइम्स ऑफ ई हो जाता, लेकिन एम सेल को अपोजिट कनेक्ट किया है तो एन ई में से ट्वाइस ऑफ एम ई माइनस होगा, मतलब यदि दो सेल अपोजिट कनेक्ट करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ई एम एफ माइनस करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस जो है वो सीधा एन टाइम्स आ जाएगा। ये डबल क्यों माइनस करना पड़ रहा है इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, n इक्वल टू है 5 और m इक्वल टू है 2 या 1 ले लो, चलो 1 ले लिया, मतलब टोटल 5 सेल है जिसमें से 1 अपोजिट पोलरिटी से कनेक्टेड है। जैसे ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये है, इसका इंटरनल है, और एक उल्टा कनेक्ट कर दिया हमने, ये बाकी सारे सीधे कनेक्टेड हैं इस टाइप से। ई आर हैं, सारे आइडेंटिकल हैं। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इसको अभी कंसिडर ना करूं तो इसका ईएमएफ ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ई हो जाएगा, लेकिन इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 3 ई। तो देखो एक्चुअल में टोटल 5 ई आना चाहिए था, लेकिन आया, एक को अपोजिट लगा दिया तो आया कितना 3 ई। इसका रीज़न ये है बेटा, एक तो ये जो ऐड होता 4 के बाद वो हो गया ख़त्म, और इसने एक अपोजिट में लग करके एक बैटरी को और ख़त्म कर दिया। देखो ये जो सेल है इसने अपने ईएमएफ को कैंसिल करने के लिए इसके सेल की ईएमएफ को भी कैंसिल खा गया है। क्यों? क्योंकि देखो टोटल 5 होते तो 5 ई आना चाहिए था, लेकिन एक के हटते ही 4 ई आया, लेकिन ये अपोजिट पोलरिटी से लगाया तो ये 3 ई बना दिया इसने, क्योंकि इसने एक को और ख़त्म कर दिया। तो यहाँ यदि ई इक्वलेंट की बात करोगे तो ये आ जाएगा 3 ई, और यदि आर इक्वलेंट की बात करोगे तो उसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, क्योंकि आर की कोई पोलरिटी नहीं होती, तो 5 आर हो जाएगा। तो यदि एम सेल को अपोजिट पोलरिटी से लगाएंगे तो उनका ईएमएफ तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ एम और सेल का ईएमएफ खत्म हो जाएगा, तो टोटल 2 एम माइनस करना पड़ेगा हमें इसमें से, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट लेते हैं। अब देखो यदि मान लो एन आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड हैं एक रेजिस्टेंस के साथ, सारे आइडेंटिकल सेल हैं, इसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, ईएमएफ ई है आर है, सारे आइडेंटिकल एन सेल है। कैपिटल आर रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। तो अब देखो यदि मैं इसको इक्विवेलेंट निकाल के लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा,
ईएमएफ तो आ जाएगा ई प्लस ऐसे एन टाइम्स ऑफ ई आ जाएगा, रेजिस्टेंस एन टाइम्स ऑफ आर आ जाएगा, ये कैपिटल आर है। तो इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा आई। यदि इस आई की बात करें तो ये आ जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब देखो इसका केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या है? व्हेन कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, मतलब वेरी स्मॉल लोड, जो लोड लगाया है मैंने बहुत छोटा है। लोड जब बहुत छोटा है तो जो इसको आर जब लेस देन स्मॉल आर होगा तो मैं कहूँगा कि ये बहुत छोटा है तो इसको नेगलेक्ट कर दो। तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, तो एन कैंसिल हो जाएगा, ई बाई आर, ई बाई आर। तो करंट जो है वो ई बाई आर आ जाएगा। और यदि मैं इतने सेल ना लगा के एक सिंगल सेल लगाता ई ईएमएफ का और आर रेजिस्टेंस का और फिर करंट निकालता इस कैपिटल आर से, तो भी देखो वो ई अपॉन आर ही आता। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होता, तो ये सिंपल ई अपॉन स्मॉल आर ही करंट लिख देते। तो लाइक ए सिंगल बैटरी करंट, मतलब इसका जो करंट है वो एक सिंगल बैटरी के करंट की तरह है। तो मैं कहूँगा नो यूज ऑफ मल्टीपल बैटरी या मल्टीपल सेल्स। ये जो मल्टीपल सेल लगाए इनका कोई यूज ही नहीं है। देखो यदि एक सेल लगाते तो भी ई बाई आर जाता, और एन सेल लगा दिए तो भी करंट ई बाई आर जा रहा है लोड से। मतलब लोड जो है उसको जो सप्लाई मिल रही है वो तो सेम मिल रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मतलब जब बहुत छोटा लोड हो तो मल्टीपल बैटरी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिंगल बैटरी लगानी चाहिए। लेकिन केस 2 लेते हैं। जब कहूँ व्हेन कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर मीन्स लार्ज लोड, तो क्या है इस बार जो आई आने वाला है, तो देखो कैपिटल आर बहुत बड़ा होगा तो इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर आ जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ अब जो अकेला यदि रेजिस्टेंस होता तो केवल ई बाई आर आता, लेकिन एन बैटरी है तो ये एन टाइम्स हो गया। तो यहाँ जो है जो मल्टीपल सेल हैं उनका इफेक्टिव यूज हुआ है। यूज ऑफ मल्टीपल सेल या फिर इफेक्टिव यूज ऑफ मल्टीपल सेल। तो देखो ये ध्यान रखना होता है, ये जब भी हमें एक छोटे लोड को सप्लाई देना होता है तो हम सिंपल एक ही सेल लगाते हैं, लेकिन यदि लोड बड़ा हो तो हम सीरीज में मल्टीपल सेल को लगा देते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे जो करंट है वो बढ़ जाता है, मतलब लोड जो है उसको अच्छा करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यदि बहुत छोटा लोड है तो उसको मल्टीपल बैटरी लगा के देना करंट, वो वेस्टेज ऑफ बैटरीज होगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मल्टीपल सेल को एक साथ सीरीज में लगाया जाए तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो कुछ इस टाइप से निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस बार सेल को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। तो देखो ये एक सेल है, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और हो सकता है कि इस वाली ब्रांच में कोई और रेजिस्टेंस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बैटरी का इंटरनल है या बाहर का एक्सटर्नल है कैसा है। यदि यहाँ इस ब्रांच में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हैं तो उनको इक्विवेलेंट करके एक जगह लिख देंगे हम सीरीज इक्विवेलेंट करके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे सेल लगा रखे हैं। अभी हम सिर्फ 2 सेल का कंसिडर करके देखते हैं।
ये ए है, ये बी है, ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो मतलब इस पूरी ब्रांच का एक बैटरी का रेजिस्टेंस बना लिया, इस पूरी ब्रांच को एक बैटरी का रेजिस्टेंस बना लिया और ए और बी के अक्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो, इसको सपोज हम एक लोड से भी कनेक्ट कर देते हैं। इससे करंट आई जा रहा है, जो दो हिस्सों में बट रहा है, I1 और I2। ये लोड कैपिटल R है और इसको हटा के हम एक ही बैटरी और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना चाह रहे हैं। ये लोड है, ये ए है, ये बी है, ये ई इक्वलेंट है, ये आर इक्वलेंट है, इस टाइप से। और इसमें जो करंट है, सॉरी इसमें करंट कुछ इस टाइप से जाएंगे, हमने गलत साइन बना दिया। I1 I2 कुछ ऐसे जाएंगे और I ऐसे जाएगा, तो ई आई इधर से जा रहा होगा, सेम करंट फ्लो करना चाहिए। तो अब देखो, यदि मैं यहाँ से बात करूँ, I इज इक्वल टू, ये तो आने वाला है ई इक्वलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, I इज इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, हम इस वाले लूप में KVL लगाते हैं, अप्लाई KVL अप्लाई करेंगे बड़े वाले लूप में। तो देखो, यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस कैपिटल I इंटू आर आएगा, और यहाँ से प्लस माइनस I1 इंटू R1 आएगा। तो देखो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो यह आएगा माइनस I1 इंटू R1 प्लस E1 माइनस I इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा I इंटू आर प्लस I1 इंटू R1, इक्वेशन 2। ऐसे ही दूसरी यदि इस वाले में लगाएंगे तो सिमिलर मैं कह सकता हूँ कि E2 जो है वो आ जाएगा I इंटू आर प्लस I2 इंटू R2, इक्वेशन 3। अब देखो, एक काम करते हैं, मुझे पता है कि जो I है वो एक्चुअल में I1 प्लस I2 के इक्वल है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से E1 बाई R1 ले लेता हूँ ताकि यहाँ I1 अकेला बच जाए। तो देखो, E1 अपॉन R1, तो इसमें ऐड कर दूंगा E2 अपॉन R2। तो ध्यान से देखना, E1 बाई R1 तो यह आ जाएगा I कैपिटल R अपॉन R1 प्लस I1, इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ से आएगा I कैपिटल R अपॉन R2 प्लस I2। तो अब देखो, I1 प्लस I2 तो I बन जाएंगे, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, तो ये I है और ये दोनों मिलके भी I बन जाएंगे, ये I, तो I कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, ये बचेगा कैपिटल R बाई R1 प्लस कैपिटल R बाई R2 प्लस यहाँ से I1 प्लस I2 तो I बनाता, तो ये 1 बच जाएगा। तो यहाँ से जो I आने वाला है यह आ जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई, यह आएगा R1 कैपिटल R बाई R1 प्लस कैपिटल R बाई R2 प्लस 1। तो एक चीज़ देखो, मैं इसको इस फॉर्मेट में सेट करना चाहता हूँ, I को E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट। तो ये जो नीचे है इसमें R मैं अलग रखना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको कॉमन लेके लिखते हैं R। यदि R को अलग करेंगे तो इसके साथ ये आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 तो है ही है, इस टाइप से आ जाएगा। तो और यदि इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई। अब एक काम करते हैं, मेरे को R को अलग रखना है और बाकी को अलग करना है, क्योंकि मेरे को यहाँ R प्लस R इक्वलेंट चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस वाली चीज़ को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा R प्लस, यहाँ ये कॉमन लेंगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 बाई R1
प्लस 1/R2 ये बच जाएगा, और जो कॉमन लिया था वो अलग रह जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बन जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 डिवाइड बाई R प्लस 1/1/R1 प्लस 1/R2। ये है, ये जो आई आया है इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इनको हम कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो E इक्वलेंट तो बन जाएगा ये पूरा, R तो R है ही, और स्मॉल r इक्वलेंट बन जाएगा ये वाला। तो यहाँ से E इक्वलेंट जो आ गया वो तो आ गया E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, और R इक्वलेंट जो है वो 1 आएगा, तो मैं R इक्वलेंट को नीचे ले जाता हूँ। 1/R इक्वलेंट जो आएगा यह आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये R इक्वलेंट ऐसे निकालेंगे। पैरेलल पे जैसे रेजिस्टेंस का इक्वलेंट होता है वैसे यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वलेंट निकलेगा। 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इन जनरल यदि बात करें फॉर n cells in parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि n सेल की बात करें तो E इक्वलेंट जो निकल के आएगा वो होगा E1/R1 E2/R2 E3/R3 En/Rn डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn, और ऐसे ही 1/R इक्वलेंट आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn। ये ई इक्वलेंट का फॉर्मूला आ गया अपने पास इन जनरल। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, पोलरिटी का। ध्यान से देखो ये दोनों बैटरी की पोलरिटी सेम थी ऐसे, तो मैंने इक्वलेंट की भी इसी की तरह बनाई है। इन दोनों की पोलरिटी सेम थी तो मैंने इक्वलेंट भी ऐसे बनाया। यदि n सेल हैं तो सेम यदि पोलरिटी है जब तो इक्वलेंट वैसे बना दो, लेकिन यदि किसी बैटरी को अपोजिट पोलरिटी से लगा रखा है तो उसकी ईएमएफ को यहाँ फॉर्मूले में हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, सिर्फ ईएमएफ को। ध्यान रखना आर में कोई निगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ ईएमएफ में जिसको अपोजिट पोलरिटी से कनेक्ट कर रखा है उसके ईएमएफ में निगेटिव आएगा, मतलब ऊपर माइनस बनेगा लेकिन नीचे कोई माइनस नहीं बनेगा, और आर इक्वलेंट में भी कोई माइनस नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा तो ईएमएफ वाले केस में। ये हमें ध्यान रखना है। और यदि मान लो ई इक्वलेंट सोल्व करने पर निगेटिव में आता है, इसका मतलब जिधर हमने बैटरी को पॉजिटिव माना है एक्चुअल में उधर नहीं, उसके अपोजिट आएगा पोलरिटी, तो उसको रिवर्स कर देंगे और कोई चेंजेस नहीं है। तो इस टाइप से हम ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे ये है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। देखो पूछा है अब इनको 2 ओम में करंट निकालना है। तो देखो एक तरीका तो ये है, हम पहले जैसे सर्किट सोल्व करते आए हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0 मानेंगे, यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा, यहाँ x मानेंगे और KCL से सोल्व कर देंगे। बिल्कुल हमें सर्किट सोल्व करने के लिए तो KCL ही यूज मिलेंगे,
जैसे मैंने पहले बताया था सर्किट सोल्व करना, उसी टाइप से यूज में लेंगे। लेकिन मान लो कि इस केस में हमें ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट लिखना है, तो देखो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस टाइप से। मान लिया फाइनली ई इक्वलेंट ऐसे बना रहे हैं और आर इक्वलेंट ऐसे बना रहे हैं, ये ई इक्वलेंट है, ये आर इक्वलेंट है, और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। इसमें कन्वर्ट करना है, तो ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट फाइंड करना है। तो मैं कहूँगा ई इक्वलेंट विल बी इक्वल टू E1। इसका EMF देखो, बैटरी को मैंने फाइनली ऐसे बनाया है, इसका मतलब इसकी पोलरिटी मैं पॉजिटिव मानूंगा और इस वाली बैटरी की पोलरिटी मैं निगेटिव मानूंगा। तो ये आएगा E1 3/R1 2 माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का EMF आएगा, ये -6/1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/1। तो मेरे पास ये आ जाएगा, 2 LCM लेंगे, यहाँ पे 2 LCM लेंगे तो बच जाएगा 3 माइनस यहाँ 2, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 तो है ही, डिवाइड बाई यहाँ भी 2 LCM लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 9 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -3 वोल्ट। ई इक्वलेंट आ जाएगा अपने पास -3 वोल्ट। यदि मैं आर इक्वलेंट की बात करूं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगा सकता हूं, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये जो सर्किट बनेगा फाइनली, कुछ एक्चुअल में बैटरी -3 की आई है, इसका मतलब जैसा हमने माना है वैसा नहीं होगा। यदि ये निगेटिव आ रहा है तो इस बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर देंगे। तो एक्चुअल की जो बैटरी है वो इस टाइप की बनेगी, रजिस्टेंस के कोई पोलरिटी नहीं है, और ये इस टाइप का बन जाएगा। तो ये 2/3 ओम का बन जाएगा, और ये बैटरी 3 वोल्ट की बन जाएगी, और रेजिस्टेंस 2 ओम का बन जाएगा, और इस सर्किट को सोल्व कर लेंगे। तो देखो, ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट निकालते टाइम हमें पोलरिटी का ज़रूर ध्यान रखना है, और 2 सेल हैं या 2 से ज़्यादा पैरेलल में है तो उनको इक्वलेंट करके एक सेल और एक रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी है लेकिन उसके साथ रेजिस्टेंस ही नहीं है, जैसे सिंपल बैटरी है, इसके साथ रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, वहाँ हम उनका रेजिस्टेंस नहीं है तो सिंपल इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट आ जाएगा। इन बाकी इनसे जो करंट जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो आइडियल बैटरी का केस भी हो सकता है। तो देखो, ये हो गया ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट निकालने का। अब एक टाइप का कॉम्बिनेशन और होता है जिसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। देखो इसमें क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। मिक्स, अभी तक हमने सीरीज देखा था और पैरेलल देखा था, लेकिन मान लो मिक्स ग्रुपिंग में सीरीज में भी होंगी बैटरी और फिर ऐसे ही सेम पैरेलल में भी ब्रांचेस बन जाएंगी कुछ इस टाइप से। जैसे ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल बैटरी है और ये इंटरनल, इस टाइप से ऐसे रेजिस्टेंस लगे बैटरी लगी हुई हैं, सारी आइडेंटिकल हैं, ऐसे मान के चलो आइडेंटिकल हैं, एन सेल है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी ब्रांच है, इसमें भी सेम एन सेल हैं और EMF E रेजिस्टेंस R के हैं, सारे सेल आइडेंटिकल हैं यहाँ पे। और इस टाइप से हमने जो टोटल ब्रांच ले रखी हैं वो M ब्रांच है। इस टाइप से M ब्रांच है। तो देखो, एक ब्रांच में N सेल हैं और इस टाइप की टोटल M ब्रांच है, और सारे सेल EMF E के हैं, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, सभी का आइडेंटिकल बैटरी है। इन सब का इक्विवेलेंट निकालना है अपने को, इनका इक्विवेलेंट बनाना है।
तो अब देखो सबसे पहली बात, पहले तो एक बात है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे। तो ये तो वही प्रॉब्लम होगी जैसे एक रो में मान लो 10 स्टूडेंट बैठे हैं और ऐसी 8 रो हैं, तो 10 ऐसे हैं, 8 रो ऐसे हैं, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 80। तो इसी टाइप से बैटरी हो जाएंगी। ऐसे n सेल हैं, इधर m ब्रांच है, तो टोटल हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू m इंटू n। इतने सेल हैं टोटल। अब देखो इनका इक्वलेंट निकालते हैं। यदि मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज वाले केस में पहले एक नोट जरूर लिखना है अपने को, यहां लिख देता हूं नोट। वो नोट क्या था, इफ एन आइडेंटिकल सेल ऑफ सेल EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, R कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि n आइडेंटिकल सेल, एक जैसे सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, सेल EMF E है, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में जो E इक्वलेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला से निकालते हैं हम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था E इक्वलेंट का वो था E1/R1 ऐसे था, तो E/R ऐसे n टाइम्स ऑफ E/R आएगा, तो ये बनेगा NE/R, और नीचे बचेगा 1/R, ये भी n टाइम्स आएगा तो n/R, तो ऊपर NE/R और नीचे n/R, तो n/R से n/R कैंसिल हो जाएगा, तो EMF जो निकल के आएगा वो E के इक्वली आ जाएगा। यदि n पैरेलल सेल लगा दिए, आइडेंटिकल सेल लगा दिए, तो EMF वो ही निकल के आ जाएगा। R इक्वलेंट की बात करें तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यदि n पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रखें तो R इक्वलेंट जो निकल के आ जाएगा वो R/n आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए n सेल के लिए। तो अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ m इंटू n आ गए। अब बात करते हैं हम, एक ब्रांच में n सेल लगा रखे हैं, तो इस वाले को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक ब्रांच को पूरे एक सेल से और एक रेजिस्टेंस से लगा दिया, यह आ जाएगा NE सीरीज है, और यह आ जाएगा NR सारे सीरीज में है। ऐसे ही सारे ब्रांच को रिप्लेस कर सकते हैं, NE NR, ऐसे M ब्रांच हैं, NE NR, M ब्रांच लगा दिया हमने, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे इसको एक बैटरी बना दिया और एक रेजिस्टेंस बना दी, तो ये आ गया E इक्वलेंट, ये आ गया R इक्वलेंट। तो यहाँ जो E इक्वलेंट निकल के आएगा, मैंने कहा था NE के सेल हैं, तो E इक्वलेंट भी NE निकल के आ जाएगा, जैसा अभी बताया था मैंने, n सेल हैं तो। और R इक्वलेंट n से टोटल नंबर ऑफ ब्रांच से डिवाइड हो जाएगा, तो m ब्रांच है तो R इक्वलेंट आ जाएगा NR/m आ जाएगा। तो ये जो पूरा ग्रुप है इसको हटा के एक सेल लगा सकते हैं जिसका EMF NE है और R इक्वलेंट यहाँ है NR/m के इक्वल है। तो देखो यदि मैं कहूँ इसको एक लोड से कनेक्ट कर दिया जाए, इस वाले को एक लोड से कनेक्ट कर दिया हमने, तो ये देखो अपने पास ये सेल EMF इक्वलेंट निकल के आया था, ये R इक्वलेंट, और इसको लोड से कनेक्ट कर दिया। लोड है R, ये जो E इक्वलेंट है ये मैं निकाल चुका हूँ, E इक्वलेंट है और ये R इक्वलेंट है, तो इससे I करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो I जो है ये आएगा E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट। तो यहाँ I जो आएगा, E इक्वलेंट मैंने निकाला n टाइम्स ऑफ E है, डिवाइड बाई कैपिटल R है, प्लस स्मॉल r जो है वो NR/m आया है, NR/m, ये I आ जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व करें तो I इज इक्वल टू आ जाएगा mn इंटू E अपॉन
आर के साथ आएगा एम प्लस एन आर, एम आर अब प्लस एन स्मॉल आर, ये करंट आ जाएगा। अब देखो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या, इफ टोटल नंबर ऑफ सेल आर कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, मतलब m इंटू एन जो है वो कांस्टेंट है, m इंटू एन क्या है, कांस्टेंट। तो बोला है फाइंड कंडीशन फॉर मिनिमम करंट, मिनिमम करंट के लिए कंडीशन निकालनी है। तो देखो अपने पास जो I है वो लिखा हुआ है एम एन इंटू ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये लिखा हुआ है। अब जो ऊपर वाली चीज़ लिखी हुई है एम एन इंटू ई, ये तो बेटा कांस्टेंट है, ये तो है कांस्टेंट, लेकिन ये जो है ये वेरी करेगी, क्योंकि मेरे पास मान लो सपोज 100 बैटरी हैं, उनको मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगा सकता हूँ। मान लो मैं हर रो में 10 लगा रहा हूँ और 10 ही रो बना रहा हूँ तो 100 हो जाएंगी। 20 लगा रहा हूँ हर रो में, 5 रो ऐसी रो बना रहा हूँ। तो देखो वो डिपेंड करता है कि मैं कितने कॉलम बनाऊंगा और कितने रो बनाऊंगा, लेकिन टोटल जो सेल है वो कांस्टेंट है। मतलब एम और एन वेरी कर सकता हूँ लेकिन एम इंटू एन कांस्टेंट है। तो देखो आई को मिनिमम निकालना है, इसको मिनिमम करना है, तो इसके लिए ये जो है मैक्सिमम होना चाहिए, या फिर हम बात करें मैक्सिमम करंट की बात करते हैं, सॉरी यहाँ मिनिमम नहीं मैक्सिमम करंट की बात करेंगे। फाइंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, तो इसको मैक्सिमाइज करना है अपने को, मैक्सिमम करंट। तो करंट को मैक्सिमाइज करना है तो देखो डिवीजन में जो लिखा हुआ है इसको मिनिमम करना पड़ेगा। जब ये चीज़ मिनिमम होगी, ऊपर तो कांस्टेंट है, ये जब ये मिनिमम होगा उस टाइम पे ये करंट अपने आप ही मैक्सिमम बन जाएगा। तो देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अब मैं लिखूंगा स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन स्मॉल आर। इसको देखो मैं कुछ ऐसे लिखना हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं रूट ओवर स्मॉल एम आर माइनस रूट ओवर स्मॉल एन आर का स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2 रूट ओवर एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान से देखो इसको। यदि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा एम आर, बी स्क्वायर बन जाएगा एन आर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एम आर प्लस एन आर माइनस 2ab, तो -2 फिर ए बी, ये प्रोडक्ट आएगा, लेकिन मैंने साथ में प्लस में 2ab भी लिख दिया, देखो रूट एम एन आर आर। इसका मतलब ये माइनस वाली टर्म प्लस वाले से कट जाएगी, वापस से एम आर प्लस एन आर आ जाएगा। मतलब इस टर्म को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ ये जो बन के आया है 2 कांस्टेंट है, m इंटू एन कांस्टेंट है, ये और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये तो बन गया कांस्टेंट टर्म। m और n के साथ ये वेरी नहीं करेगा, लेकिन ये चीज़ को अपने को करना है मिनिमम, इसको मिनिमम करना था तो इसको मिनिमम करेंगे, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो 0 हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, तो उसी टाइम पे ये मिनिमम होगा। इसका मतलब तो मिनिमम वैल्यू के लिए कब होगी, जब एम आर इज इक्वल टू बन जाए एन आर। ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू लोड। देखो इसको डिटेल में भी लिख देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। स्मॉल एम जो है, ध्यान से देखो, स्मॉल एम में लिया था नंबर ऑफ ब्रांच, स्मॉल एम है नंबर ऑफ ब्रांचेज, इसको मल्टीप्लाई किया लोड रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू होना चाहिए, स्मॉल एन है नंबर ऑफ सेल
in a branch, number of cell in a branch into, सॉरी ये हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, एम आर एन आर था, तो यहाँ एन आर है तो यहाँ स्मॉल आर आएगा, ये तो ये स्मॉल आर आएगा, आर इज इक्वल टू एन आर, एम आर इज इक्वल टू एन आर, इस टाइप से आएगा। और स्मॉल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये कंडीशन आ गई मैक्सिमम करंट की। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, वी हैव टोटल 18 आइडेंटिकल सेल, connected in mixed grouping. Cell have internal resistance of 1 ohm and load resistance 2 ohm. बोला है फाइंड नंबर ऑफ branches required for maximum load current। मेरे को मैक्सिमम लोड करंट चाहिए तो नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी चाहिए, मतलब मेरे को m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे m इंटू एन जो है ये तो 18 हो गया, टोटल सेल तो 18 है, और मैक्सिमम करंट चाहिए फॉर आई मैक्सिमम स्मॉल m इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल r। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m, इसको इसमें रख दो, तो m इंटू एन को रख दोगे ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसका मतलब 3 ब्रांचेज बनानी पड़ेंगी, हर एक ब्रांच में 6 सेल लगेंगे, तभी दोनों मिलकर के 18 हो जाएंगे। m3 आ गया और n आ जाएगा 6, तो 6 सेल की 3 ब्रांच लगाएंगे तो जो लोड में जो करंट जाएगा वो मैक्सिमम जाएगा। इस टाइप से हम मल्टीपल बैटरी को किस टाइप से कनेक्ट करना है मिक्स ग्रुपिंग में, वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है जेई में। बाकी सेल में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।